students, open your books, page number 8, lesson 5, political। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। आपने म्यूट करके नहीं बैठना इसको, ठीक है। हेलो, बहुत से बच्चे अपने आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और म्यूट करके छोड़ के कहीं भी इधर उधर गायब हो जाते हैं, वो गलत है बेटा। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पढ़ा रही हूं आप लोगों को। यहां से राजनीतिक सत्ता का, यानी कहने में और सुनने में देखने में ये पता लगता था कि जो राजनीतिक सत्ता है कि सरकारों को किस तरह से बांटा जाए, नहीं बांटा जा सकता, देखने में नामुमकिन सी चीज लगती थी। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया कि क्यों नहीं बांटा जा सकता, ऐसा क्या है। इस धारणा को लेकर सत्ता के बंटवारे को करने की बात दिमाग में आई। लंबे समय से मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। काफी समय से विभिन्न देशों के बीच में भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाहर की आवाजें आ रही है, गेट बंद कर दिया इसलिए। काफी समय से महसूस किया जाता था कि सरकार की सारी शक्तियां, भाई सरकार को क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नीति अपनानी, क्या योजनाएं करनी, कौन से कार्य जनता के लिए करने हैं, वो अगर एक व्यक्ति के हाथ में रहे या एक व्यक्ति समूह क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक काम को करते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, व्यक्तियों का समूह चला रहा है, 4-5 मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, मैडम है, तो विभिन्न व्यक्तियों के समूह से मिलकर ये चल रहा है। मतलब बहुत सारे किसी संस्था में आदमी काम करने वाले हो, वो व्यक्ति समूह कहलाता है, लेकिन समूह एक ही है, इसलिए उसको व्यक्ति समूह कहा गया है। सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा माना गया कि सरकार जो चला रहा है या सरकार में जो भी व्यक्ति हैं वो केवल एक व्यक्ति समूह हो या एक ही व्यक्ति हो। अगर फैसले लेने की शक्ति इधर उधर बिखर गई, कई हाथों में चली गई, तो फैसले गलत भी लिए जा सकते हैं। कुछ हद तक ये बात ठीक भी थी, सोचने का नजरिया सही भी था, लेकिन क्यों सही था, ऐसा लगता था कि किसी भी फैसले को लागू करवाना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत को देखें तो जनता ही तो सर्वोच्च शक्ति है, जनता के द्वारा ही तो लोग चुनकर वहां गए हैं सरकार बनाने के लिए, तो फिर जनता क्यों नहीं भागीदारी ले सकती उसमें। अगर हम दोनों तरफ देखें तो दोनों के हिसाब से दोनों बातें सही है। अगर हम इस चीज को देखते हैं कि सत्ता बिखर जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ सच है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि भाई बिखरेगी किसके बीच में, यही व्यक्तियों ने तो सरकार बनाई है, सभी का व्यक्ति समूह है और यही लोग निर्वाचित करके आगे भेजते हैं, तो उसमें कोई ऐसा विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, करके देखना चाहिए, और किया तो ये पॉलिसी सक्सेस भी हुई। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। अच्छा लोकतंत्र वही है। अगर विशेषता पूछेंगे ना आगे आगे चल के कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, तो आप फर्स्ट विशेषता लिख सकते हो कि विभिन्न समूहों, समाज में जितने भी समूह रहते हैं उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाए। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी राय शामिल हो, कि किसी भी नीति को बना रहे तो अकेले सरकार कोई डिसीजन नहीं ले, वो मंत्रिमंडल की सलाह ले, और मंत्रिमंडल में जो भी लोग होते हैं वो हम लोगों से जुड़े हुए होते हैं, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्रों के लोग होते हैं, जिन्हें हम जिताकर वहां तक भेजते हैं, तो वो अपनी क्षेत्रों के लोगों की तो बात को मानेंगे ना। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। सबसे अच्छा लोकतंत्र वही कहा जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में हिस्सा ले, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सभी लोगों का जो उस देश में रहते हैं उनकी भावनाओं का, उनकी जो इच्छाएं, उनका सम्मान हो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। यानी सत्ता की साझेदारी हम किस किस रूप में कर सकते हैं। पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि सत्ता की साझेदारी है क्या।
विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को सरकार में सत्ता का स्थायी हिस्सा प्रदान करना, यानी जो सरकार है उसको विभिन्न क्षेत्रों में की सरकारों को कुछ काम दे दिए जाए, एक सरकार के कामों का बंटवारा कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न नेता जो देश की विभिन्न पार्टियों से आते हैं या विभिन्न समुदायों के लोग जो भी एक देश में रहते हैं उनकी रुचियों का सम्मान किया जाए, क्षेत्र में रहते हुए उनको ये ना लगे कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। तीसरा, एकता और लोकतंत्र के विकास के लिए जो सत्ता की साझेदारी है वो बेहद जरूरी है। सत्ता के कामों का बंटवारा कर देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। संघीय विभाजन के सिद्धांत को, ठीक है, आप सत्ता का बंटवारा कैसे किया जा सकता है? सत्ता किसे कहते हैं? सरकार को, जो शासन चलाते हैं। तो किस तरह से हम सत्ता का बंटवारा कह सकते हैं? एक तो सत्ता की साझेदारी है क्या? सत्ता के, लिखो आप भी लिखो, विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को सरकार ने स्थायी हिस्सा प्रदान करना। विभिन्न समुदाय, एक देश में कितने भी समाज में कितने भी ग्रुप रहते हो, चाहे धर्म को माने, चाहे भाषा को माने, चाहे किसी भी चीज के हो, दो विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की जो सरकारें हैं, एक जो केंद्र सरकार है उससे कुछ काम, कुछ शक्तियां लेकर उसके स्थानीय सरकारों को दे देना और क्षेत्रीय सरकारों को दे देना, स्थायी रूप से सत्ता का विभाजन कर देना, यानी सत्ता के कामों का बंटवारा कर देना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? बताइए मुझे। हेलो, हाँ, सत्ता की साझेदारी। बीच बीच में बोलते रहो नहीं तो नींद आ जाएगी, बोलते रहो बेटा। आप शासन के किस तरह से इसको हम बांट सकते हैं, कैसे कैसे? फर्स्ट पॉइंट आपका, शासन के विभिन्न अंग। जैसे शासन के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको ये ध्यान रखना है, शासन के अंग हम किस किस को कहते हैं? शासन के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो उन कानूनों को लागू करवाती है, नहीं न्याय करवाती है, किसी फैसले पे, किसी विवाद पे कोई झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझा करती है, और कार्यपालिका उन्हें लागू करवाती है। तीन तरह के अंग हैं, ये किसी भी सरकार में होते हैं, हर सरकार में होते हैं ये शासन के अंग। आपको ध्यान रखना, अंग होंगे तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों चीजें शामिल होंगी, तीनों संस्थाएं। इनके बीच सत्ता का बंटवारा, पहला पॉइंट यही है। शासन के विभिन्न अंगों, विभिन्न अंग कौन से? तीन अंग हो गए, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा। कैसे हो गया? किस तरह से हम करेंगे सत्ता का बंटवारा? देखिए, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, आगे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल माइंड में यहां बैठा लो जो बात मैं कहना चाहती हूँ। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज यानी जिस तरह से आपस में विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक काम को संपन्न करती हैं, वो क्षैतिज। वैसे तो हम देखें तो धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं अगर हिंदी में इसका मीनिंग ले, लेकिन यहाँ पर इन तीन अंगों के सहयोग से जो भी सत्ता का विभाजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। आपको इतना ध्यान रखना है कि अंगों के बीच, अंग कौन से? विधान पालिका,
ये आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग हैं किसके? शासन के। इनके बीच अगर सत्ता का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण। इतना समझ आ गया बेटा? हाँ जी, क्षैतिज वितरण बताइए, मैंने क्या बताया? आकाश बताओ। हेलो, हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, कोई भी? सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, बताइए? आपने पढ़ा है, बैठे हो बुक खोल के मुझे सुन रहे हो, बताओ। बोलिए बेटा। हेलो, किसी एक ने भी ध्यान नहीं दिया? ये तीनों है क्या? हाँ, अंग जो है, अंगों में विभाजन होगा, वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज वितरण। वेरी गुड। क्योंकि इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि एक बच्चे के नाम लेके, आप भी अटेंटिव रहो बेटा। और क्लास छोड़ के किसी ने नहीं जाना, अपनी अटेंडेंस का नुकसान कर रहे हो। पहले क्लिक करो, अटेंडेंस को क्लिक करो बेटा। हेलो, हाँ सर, मैंने नाइन्थ में नहीं ले रही सर अभी। नहीं, भीम सर ले रहे हैं, जब से ठीक हुए ना वो ले रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। आप सभी अटेंटिव रहिए। मैं आपसे किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकती हूँ जब आप क्लास में बैठे हैं बेटा। तो आप ध्यान रखिए, मान लो क्लास में बैठे और सुन नहीं रहे, तो इसका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है ना। और क्लास छोड़कर नहीं जाना बेटा। सभी ने अटेंडेंस लगा, आपने सुना ना, अभी भरत सर मांग रही है, मैडम डेली की मांगती है। प्रिंसिपल मैडम के पास डेली का रिकॉर्ड जाता है, जो भी बच्चे अटेंड, अब ये बीच बीच में से लेफ्ट आउट हो गए, 15 में से 9 रह गए हो आप लोग। सीन होती है पूरे पीरियड की अटेंडेंस, सीन होती है कितने मिनट कौन बच्चा बैठा है, बिल्कुल एक एक चीज का रिकॉर्ड जाता है। आप क्या आके अटेंडेंस लगा के और लेफ्ट आउट हो रहे हो, गलत है बेटा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज विचरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग, कौन कौन से? तीनों अंग एक ही स्तर पर सरकार के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं एक ही स्तर पर। यानी काम जो है वो एक ही स्तर पर शासन के लिए ही काम होगा। कैसे? अब ऐसे बंटवारे को सुनिश्चित कहा जाता है। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित, असीमित का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित यानी मन मर्जी की चलाए। भाई सरकार के जो भी काम है उनको दिया गया कुछ है, संविधान में किसी रूप से वर्णित है, और चला रहे अपनी मनमानी है। सरकार अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकती है, उसको लोगों की राय के हिसाब से चलना पड़ता है, संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, उसके कुछ ड्यूटीज होती है जिनके साथ उसको चलना होता है, नहीं तो फिर हर एक अंग अपनी अपनी चलाएगा। जिसको पावर मिल गई सत्ता में, वो फिर किसी की नहीं सुनेगा, वो तो फिर अपने अपने पे आधीन हो जाएगा। तो ये गलत है। पहली चीज क्या कही गई है? कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। यानी कोई भी तीनों में से एक अंग भी सत्ता का अपनी मर्जी से प्रयोग नहीं कर सकता है। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। अगर एक संस्था गलत करती है, एक पार्ट दूसरे तरीके से काम करता है, गलत करता है, मनमानी चलाता है, तो दूसरा अंग, मान लो यहाँ पर विधायिका है, इसने कानून बना दिया और ऐसा कानून बना दिया जो लोगों को कठोर लगेगा, मान्य नहीं होगा, तो यहाँ पर कार्यपालिका जब लागू करेगी तो वो इसको सलाह दे सकती है, इसके कार्यों पर अंकुश लगा सकती है। एक अंग दूसरे के कार्यों को रोक टोक सकता है अगर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, अन्यथा नहीं। ऐसे नहीं कि बीच बीच में जाए और कुछ भी कह के आ जाए, ऐसे नहीं, या बीच में किसी के काम में हम बाधा डालें, ऐसा कभी नहीं होता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहता है। अगर बार बार रोका टोकी होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, काम की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए संतुलन को बनाए रखने के लिए और काम को सही ढंग से चलाए रखने के लिए बीच बीच में एक दूसरे पर अंकुश भी जरूरी है, लेकिन
जरूरत पड़ने पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। अधिकतर जो भी कानून होते हैं उनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जो भी नियम वो बना लिए और लागू करवा दे, नहीं, इसको संसद के नीचे रहकर संसद के नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखती है। देखो कितनी बढ़िया बात कही उसने, न्यायपालिका की नियुक्ति, ये न्यायपालिका है, इसकी नियुक्ति जो है ये कार्यपालिका करती है, लेकिन इसकी नियुक्ति होने के बाद अपने आप में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है और कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन सब पर रोका रोकी करती है। न्यायपालिका देश में एक सर्वोच्च शक्ति होती है। ये इसका काम है सही ढंग से नियमों को लागू करवाना, सही ढंग से नियमों को चलाना और न्याय करना। अगर कहीं कुछ गलत है, गड़बड़ है तो इसकी नियुक्ति आपको ध्यान रखना है कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन जब नियुक्ति हो जाए तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा जितने भी कानून बने हैं उन सब पर नियंत्रण रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन निकल सकता है कि नियंत्रण और संतुलन की सरकार किसे कहते हैं। तो आपको समझ आ गया बेटा। देखो क्वेश्चनों को याद करने से ज्यादा समझा करो, समझोगे तो वो इजीली याद होंगे और स्टेबल रहेंगे माइंड में बहुत दिनों तक। नियंत्रण और संतुलन की सरकार किसे कहा गया है कि सभी अंग एक दूसरे का सहयोग करें, बिना किसी भी जरूरी चीज के वो एक दूसरे के कार्यों पर रोका टोकी ना करे, अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे के कार्यों में दखल दे सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन न्यायपालिका बाद में विधानपालिका और कार्यपालिका के सभी जितने भी कार्य होते हैं उन सब पर नियंत्रण रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन। जिस अगर एक अंग अपनी मनमानी चलाता है तो दूसरा अंग उसको रोकेगा तो संतुलन बना रहेगा, भाई गड़बड़ी होने से बच जाएगी, नहीं तो बिल्कुल काम खराब होता चला जाएगा। जहां पर संतुलन बन गया, बैलेंस बन गया, नियंत्रण हो गया, वही सरकार नियंत्रण और संतुलन की सरकार कहलाएगी। ये देख लेना, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से। नेक्स्ट आगे चलिए, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ये तो अंग, ठीक है। अब हम किसको ले रहे हैं, सरकारों के बीच। ये अंग थे, इस चीज को ध्यान में रखना आपने, ये इसको अंडरलाइन कर लो, मेन चीज ये थी। अब यहां पर ये चल रहे सरकारों के विभिन्न अंग, वो शासन के अंग थे सरकारों के। सेकेंड पॉइंट, सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, वो शासन के बीच था, ये सरकारों के बीच। थोड़ा सा घुमावदार तो है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग तो लग रहा होगा, लेकिन क्लियर कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले तो। हेलो, हाँ, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे अंगों का बंटवारा हुआ, 3 अंग बनाए गए, कैसे कैसे एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, संतुलन रखते हैं, कैसे कार्यों को मिलजुल कर करते हैं। इसी तरह से सरकार के बीच भी सरकारों को भी बांटा गया। ये नहीं है कि सरकार पूरे देश को चलाती है, कैसे हुआ देखिए। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार आपके दिमाग में उठती है ये चीजें। पूरे देश के लिए जो सरकार बनती है, सरकारों को भी बांट दिया कि देश का शासन अच्छी तरह से चले। एक अकेली सरकार पूरे देश के करोड़ों की आबादी, मिलियन खरबों अरबों की आबादी को कैसे चलाएगी। कितने काम होते हैं नागरिकों से संबंधित। आप एक स्कूल को ले लो, हमारा छोटा सा स्कूल है, हमारे स्कूल में कितने काम होते हैं,
कभी टाइम टेबल के बनाना, कभी डेट शीट बनाना, कभी किसी कार्यक्रम 26 जनवरी 15 अगस्त की तैयारी करवाना, कभी एग्जाम कंडक्ट करवाना यूटी के, कभी आपके ये हाफ ईयरली, कभी मतलब पूरा सेशन चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ काम। ये तो एक काम आया हमारे से, एक एजुकेशन का। और सरकार को तो बहुत सारे काम करने होते हैं, कहीं वित्त विभाग को संभालना होता है, कहीं एजुकेशन को संभालना होता है, कहीं विदेशी नीतियों को संभालना होता है, कहीं देश में कोई महामारी जैसे संकट आ गई उनको संभालना है, कोई आपदाजनक स्थिति आ गई उसको संभालना है, देश में डेली आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं या दूसरी बाहरी सीमा से शुरू हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं, सेना को संभालना, कितने हजारों लाखों काम होते हैं। एक अकेली सरकार उसको नहीं कर सकती है। उसको करने के लिए उसको मदद चाहिए, और उसकी मदद के लिए सरकारों के भी कार्य जो थे, सरकारों के भी विभिन्न रूप बना दिए गए। सबसे पहली एक होती है केंद्र सरकार। हो गया, कोई टाइम नहीं चलेगा क्या? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार देश की एक मुख्य होती है। केंद्र सरकार ऐसी सरकार होती है, यहां पर है, पूरे देश के लिए शासन करती है, पूरे देश के लिए शासन करती है केंद्र सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं या इसे हम कहते हैं संघ सरकार। ठीक है, पूरे देश को, मतलब चाहे वो कितने ही राज्य हो, कितने ही जिले हो, पूरे देश के ऊपर शासन करने वाली सबसे बड़ी जो सरकार है, सबसे उच्च लेवल पर जो सरकार काम करती है, वो कहलाती है केंद्र सरकार, या हम उसको संघ सरकार भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर दूसरी स्तर की सरकार है जिसे हम प्रांतीय, प्रांतीय मतलब हम क्षेत्रीय, प्रांतीय या क्षेत्रीय एक ही चीज है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रीय आयतों भी और प्रांतीय आयतों भी। दूसरे नंबर की है क्षेत्रीय सरकार, जो किसके लिए होती है? ये तो पूरे देश के लिए। अब आप बताइए किसके लिए होती है? आप भी तो भारत में रहते हो, बताओ। ये राज्यों के लिए, राज्यों के लिए काम करने वाली सरकार। विभिन्न राज्य हैं हमारे यहाँ पर, 28 राज्य हैं, उनके ऊपर जो भी सरकारें काम करती हैं वो प्रांतीय, क्षेत्रीय या राज्य, हम इन्हें राज्य सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राज्यों पर काम करने वाली सरकारों के 3 नाम हैं, प्रांत, क्षेत्र और राज्य। और तीसरे लेवल की जो अब बनी है सरकार, जैसे वहां बनी थी ना बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, लोगों की स्थानीय लेवल पर समस्याओं को सुलझाने के लिए, ऐसे हमारे भारत में भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। और भारत में इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है, किसी जो राज्यों के लिए काम करती है। फिर कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, हमारे यहाँ भारत में तो है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर केवल केंद्र सरकार ही काम करती है। लेकिन हमारी तरफ जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा, कौन कौन सी शक्तियां इनको दी गई है राज्य सरकारों को, और कितने उनके दायरे हैं, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देती है, क्या हर वक्त उनके काम में बाधा डालती, उनको गाइड करती हैं, उनकी जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, वो सब संविधान में लिखित है। बेल्जियम में तो ये काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ, सामुदायिक सरकार का गठन। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी ही इकाइयां हैं। तीसरे स्तर की जो सरकार है वो क्या कह सकते हैं हम, गांव के लिए, गांव और नगरों के लिए। कौन कौन सी सरकारें हैं? गांव और नगरों के लिए हर जगह पर सरकारें हैं अलग अलग। नगर पालिकाएं, पंचायतें और नगर पालिकाएं। और शॉर्ट फॉर्म हम इसकी बोले, कई बार क्वेश्चन आता है स्थानीय सरकारें, तो इनमें दोनों आ गई, स्थानीय में सरकारों में ये नगर पालिकाएं भी आ गई और ये भी आ गई पंचायत में। कमांड शब्द है इसका स्थानीय।
उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अब हमने अंगों का स्वर, यहाँ चीज ध्यान देने की, बेटा ध्यान से सुनना। जहां पर शासन के अंगों का बंटवारा हुआ वो क्या कहलाया? क्षैतिज वितरण। ठीक है, विभिन्न अंगों का जो बंटवारा हुआ उसको हमने कहा क्षैतिज वितरण। जहां पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, आप इसको लिख लेना अच्छी तरह से और दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है। ऊर्ध्वाधर वितरण। कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर को कर जाते हैं और ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज वाला लिख जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहाँ पर सरकारों के रूप है, ऊर्ध्वाधर में तीन ही अंग, तीन ही सरकारें हैं। क्लियर बेटा? सुन रहे हो मुझे? हेलो? बिल्कुल बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आज नोट कर लेना। एक जो जरूर आएगा क्वेश्चन, हो सकता है पूरा कमांड भी आ जाए। भाई ऊर्ध्वाधर वितरण बताइए, क्षैतिज वितरण बताइए, अलग अलग आ सकता है। अलग नहीं आएगा तो सत्ता के विभिन्न रूपों का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसको बताइए। तो सत्ता के रूप है ही सारे, सत्ता के ये अंग है, ये सत्ता के रूप है, सरकारों के रूप है। तो ये दोनों कमांड भी आ सकते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल आप टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट करके इन दोनों को आज याद कर लेना। फर्क क्या है उसको समझो। कंफ्यूज होकर सत्ता के क्षैतिज वितरण में आप ऊर्ध्वाधर मत लिख देना, ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज मत लिखना। अगर हम विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को जब बांटते हैं तो ये कहते हैं हम किस में बांटेंगे? समुदाय और क्षेत्रों की शक्तियों को अंगों में बांटेंगे। अंग जहां पर होगा वो क्षैतिज वितरण वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जहां पर सरकारों को बांटा गया है, सरकारें जब अलग अलग लेवल पे काम करती हैं तो वो कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सरकारों के लिए, अंग शासन के लिए। ठीक है, शासन के भी 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उन सब के लिए एक व्यवस्था को कायम करती है, न्याय करती है, उनको कानूनों को सही रूप से सामंजस्य बैठाकर उनकी एक स्कीम बनाकर, कोई विवाद की स्थिति है उसमें तो उसका काम है ही है, लेकिन इन कानूनों को लागू करवाने का काम भी कार्यपालिका पर दबाव देकर न्यायपालिका। उसके बाद जो सरकारें हैं, बिल्कुल आसान है, सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ सरकार है, सबसे उच्च लेवल पर काम करती है, वो केंद्र सरकार है। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, काम सेम उसी तरीके से होता है जैसे केंद्र सरकार करती है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, कुछ उससे लेकर किसको दे दी गई? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां किसको दे दी गई? स्थानीय सरकारों को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि पहले ये काफी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग सा। जब इसको याद कर लोगे, लिख लोगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को कराऊंगी। यहीं तक आप टिक लगाकर छोड़ दो। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, केवल सत्ता के विभाजन के 2 रूप पढ़े, अंग और सरकारों के जो विभाजन है वो, बस 2 ही पॉइंट किया आज हमने। इससे भी 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ओके, मे भी शायद नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया आपका। हाँ जी, समझ आया आज का टॉपिक? हेलो बेटा, पहले बेटा टिक कर दिया करो, अटेंडेंस को टिक कर दो। देखो आपने देखा ना, सर भी पूछ रहे थे, मैडम भी डेली मांगती है हमसे। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, ये जब यूटी टेस्ट होंगे, जब हाफ ईयरली टेस्ट होंगे, वहां सारा इनका जो ये आराम फरमा रहे ना सब निकल जाएगा। हम भी नंबर उन्हीं को देंगे जो देख के क्लास रेगुलर ले रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं। ऐसे हम भी घूमने बेफालतू फिरने वाले बच्चों को बार बार फोन कर रहे हैं, हम बार बार आपको बुला रहे हैं, कोई हमारी अपनी गरज थोड़ी है। आप लोगों का सिलेबस पीछे रह जाएगा, पेपर अपने टाइम पे होंगे, जब तक कोरोना थोड़ी चलेगा। हो जाएगा खत्म ये तो 15-20 दिन में। डाउन आ रही है इसकी रिपोर्ट्स, और अच्छा जल्दी से खत्म हो जाए। जिसने ध्यान से पढ़ा उसको हेल्प मिल जाएगी, अच्छे नंबर ले लेगा। बाकी जब बाद में फिर वो उसकी कॉपी मांग, उसकी मांग, ऐसे करेंगे, किसी को नहीं दिलाऊंगी मैं। अपने आसपास वाले बच्चों को बिल्कुल बोल देना, मैडम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मैं और बाद में मैं उन बच्चों को ना तो कॉपी दिलाऊंगी, और जैसे टेस्ट होंगे वैसे ही नंबर लगेंगे, ये मैं कोई नहीं सुनूंगी जी मैंने क्लास नहीं ली थी। क्यों नहीं ली भाई, हम तो दे रहे हैं रोज। बिल्कुल सीरियस ही नहीं होती है। आप लोगों को तो खैर क्या कहूँ, आप तो बैठे हो क्लास में, आपको तो बोलना ही बेकार। लेकिन जो आपके बच्चे के पास आसपास रहते हैं उन लोगों को मैसेज दे देना, यू कैन लीव आउट बेटा। क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी, सीआरएफ से भेज देना।
कल के शायद क्वेश्चन लेट हो गए थे, नहीं उसमें डले थे, तो आज वो भी कल वाले भी आज ही डालूंगा। ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो धीरे धीरे करके लिख लेना, क्वेश्चन आज तक के सारे डाल देंगे। लिखते रहना, ये नहीं हो कि मैं जिस दिन कॉपी मांगू आपका काम ही इनकम्प्लीट हो। चलिए लीव आउट कर दो बेटा क्लास में, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा। हेलो, आप लोग सभी लेफ्ट आउट हो जाओगे, इसके बाद मैं खुद को करूंगी, जल्दी करो। हेलो, कुछ बच्चे एंड तक बने रहते हैं, पूजन है चला जाता है अपने इसको ऑन करके, फोन को रख के। पूजन, हेलो, हेलो, इसको मेरी आवाज नहीं सुन रही है, मुझे लगता है ये है नहीं, फोन को रख के चला गया, इसको लगा के म्यूट पे। चलिए बेटा ऑफ कीजिए। आपको क्या नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना, इतने रिलैक्स होके बैठे हो, आपका टाइम 2 मिनट ऊपर हो चुका बेटा। हेलो, लेट्स यू कैन लीव।